बहुत से कपल मेरे पास आते हैं जिनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन वो उसके बाद भी ना कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों है। 10 to 30% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कपल्स को पता ही नहीं होता कि उनका इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रीज़न के बारे में बात करेंगे शायद जिसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, या जहाँ हम सोचते ही नहीं हैं कि ये भी रीज़न इनफर्टिलिटी का हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के कुछ हिडन रीजंस के बारे में, या ऐसे रीजंस के बारे में जिसको हम थोड़ा या तो इग्नोर कर देते हैं या हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये भी रीजन है इनफर्टिलिटी का। जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी फीमेल में कम होगा तो एग की क्वालिटी और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे। और इनकेस एग फर्टिलाइज हो गया और अगर वो इम्प्लांट ही नहीं कर रहा है एम्ब्रियो, या यूट्राइन लाइनिंग में चिपक ही नहीं रहा है, तब भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे। विटामिन डी की कमी जो है वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकती है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से अगर आप आईवीएफ करा रहे हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस भी थोड़े कम हो सकते हैं। और अगर मैं वही बात करूं मेल की, तो विटामिन डी जो है हेल्दी स्पर्म के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी स्पर्म चाहिए अगर आपको कंसीव करना है तो। मोटिलिटी की स्पर्म की जो गति है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग की फर्टिलाइजेशन में। अगर मोटिलिटी भी अच्छे से नहीं होगी तब भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे। और मॉर्फोलॉजी का मतलब स्पर्म की साइज और शेप, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसीव होने के लिए। और अगर आपका विटामिन डी जो है बहुत ही लो है, मतलब <20 है, तब आपका स्पर्म काउंट भी लो हो सकता है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाएं और उस तरफ भी आप ध्यान दें कि कहीं ये रीज़न तो नहीं है इनफर्टिलिटी होने का। अब हम अगले रीज़न के बारे में बात करें तो वो है आपका गट हेल्थ। आयुर्वेद तो हमेशा से कहता है कि गट हेल्थ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका गट अच्छा नहीं होगा तो आपको डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे, और अब तो मॉडर्न साइंस भी इसमें बिलीव करती है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। इन्फ्लामेशन ट्रिगर करेगी आपके इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम ट्रिगर होने की वजह से एंटी स्पर्म बॉडीज क्रिएट हो सकती हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब हो सकती है, और आपके इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अनहेल्दी गट जो है वो न्यूट्रिशन को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और अगर हम एक और बात करें तो गट में एक बैक्टीरिया होता है एस्ट्रोब्लोम, जो कि ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब अगर आपका गट ही हेल्दी नहीं होगा तो आपके जो है ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी, और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या ओवुलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हेल्दी गट भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो। और आयुर्वेद में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, शोधन चिकित्सा है, शमन चिकित्सा है, जिससे कि आप अपना गट हेल्दी कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वो है स्ट्रेस। हाई कॉर्टिजोल हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो सकता है, डिले हो सकता है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम वही जेंट्स की बात करें तो स्पर्म की क्वालिटी लो हो सकती है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, या स्पर्म के साइज और शेप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अब मैं अगले रीज़न के बारे में बात करूँ तो वो है फॉलिकल का रप्चर नहीं होना। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और हमें फॉलिकल स्टडी में जाके पता चलता है कि जो एग है वो रप्चर ही नहीं हो रहा। तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का यूज़ कर रहे हो। पेन किलर अब क्या करता है? पेन किलर प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है फॉलिकल को रप्चर करने के लिए। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो या कंसीविंग का प्लान कर रहे हो तो पेन किलर का यूज़ ना करें। और अगर पेन किलर का यूज़ करना है तो एक्सपर्ट की सलाह लें, और मैं तो यही सलाह दूंगी कि पेन किलर का यूज़ ना करें। अगर आपको पीरियड्स पेन है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो, जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपको कंसीविंग के इशू भी नहीं आएंगे।
अब एक रीज़न ये भी है जो है साइलेंट इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, मीन्स गर्भाशय शोथ। अगर हम आयुर्वेद में इसको कहें तो मतलब आपके गर्भाशय में पित्त की जो है वो वृद्धि हो गई है। पित्त की वृद्धि होने की वजह से वहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पा रही है। अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, एम्ब्रियो जो है वो आपकी यूट्रस लाइनिंग से चिपकेगा ही नहीं, तब भी आपको गर्भ जो है वो नहीं ठहरेगा। आयुर्वेद में हम पित्त शमन शोधन चिकित्सा देके इस प्रॉब्लम को आराम से ठीक कर सकते हैं, और कई बार सिर्फ हमने पित्त की चिकित्सा दी है और पेशेंट जो है वो आराम से कंसीव कर जाते हैं। और लास्ट जो है वो है आपका स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना। अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो आपके कॉर्टिजोल मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो भी डिस्टर्ब होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो कि LH FSH को प्रोड्यूस करती है, LH और FSH हार्मोन जो हैं ये आपके एग की मैचुरेशन के लिए और एग की रिलीज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इनमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको अपना सर्कैडियन रिदम पे भी वर्क करना पड़ेगा। जनरली हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं जो रात भर वर्क करते हैं या लेट नाइट्स होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को आती है। अब आपको इस पूरी वीडियो से ये तो समझ आ गया हो कि रीज़न भी हैं, ये भी आपकी प्रेगनेंसी ना होने के कारण हो सकते हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, हम अपना गट हेल्दी कर लें, हम अपनी कुछ चीज़ों को नॉर्मल रूटीन में ले आएँ तो हम नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों तक तो ज़रूर शेयर करें जिनको कंसीविंग में इशू आ रहा है। और अगर ये आप लोगों तक वीडियो पहुंच रही है और ये आपकी भी समस्या है तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में ये बता पाऊँ कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए।